सो गाइस, आई होप आपने पिछले वीडियो में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसको कैसे वॉरेन बफेट की तरह इंटरप्रेटेड करना है वो समझा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बैलेंस शीट को कैसे वॉरेन बफेट की तरह इंटरप्रेटेड करना है वो सीखते हैं। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोंती। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिरकार बैलेंस शीट क्या होता है। देखो यार, बैलेंस शीट जो है ना वो एज ऑन डेट, मतलब जो एक तारीख होती है ना वहां पर का क्यूमुलेटिव फिगर दिखाती है। लाइक बैलेंस शीट में दो चीजें होती है, एक होती है असेट्स और एक होती है लाइबिलिटी साइड। तो देखो पहले हम समझते हैं असेट साइड। तो असेट साइड में दो तरीके की असेट्स होती है, एक है करंट असेट्स और दूसरी है नॉन करंट असेट या कहो तो फिक्स्ड असेट। अब देखो करंट असेट्स वो असेट होती है जो कि एक साल में केस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डेटर्स, इन्वेंट्री और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा नॉन करंट असेट्स होती है लाइक जो करंट असेट है ना उनको जनरेट करवाने में मदद करती है, लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो सकता है, कंपनी का किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कंपनी की गुडविल आदि चीजें नॉन करंट असेट्स में आती है। इसके अलावा चलिए अब हम लाइबिलिटी साइड चलते हैं। तो लाइबिलिटी साइड दो चीजें होती है, एक तो प्योर लाइबिलिटी होती है, लाइक जो हमने आउटसाइडर से जो बोरो करती है ना कंपनी, लाइक उसने लॉन्ग टर्म बोरोइंग करी है या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग करी है, वो सारी की सारी इधर आती है। इसके अलावा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से भी पैसा लेती है ना वो भी सारा इधर ही आती है और उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से उठकर आते हैं, जो कंपनी खुद के पास में रख लेती है रिटर्न अर्निंग के रूप में, वो भी कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना उसमें ही रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से दिखता है। तो आई होप आपके मन में एक जो बैलेंस शीट है ना उसकी इमेज क्लियर हो गई होगी। तो चलिए, अगर आप किसी भी बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हो ना तो उसको आपको हमेशा असेट साइड से एनालिसिस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम करंट असेट से ही फोकस करते हैं। तो करंट असेट मैंने आपको समझाया था कि जो एक साल में केस में कन्वर्ट हो जाती है वो करंट असेट्स होती है, लाइक इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डेटर्स आदि। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो यार, प्रोसेस समझते हैं कि आखिरकार कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको नाम से क्लियर होगा कि जो कैश कंपनी के पास में है या फिर बैंक में है। तो देखो यार, जैसे जैसे कंपनी की जो इनकम है ना वो एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है तो कंपनी को होता है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट होता है तो मतलब कंपनी के पास में पैसे ज्यादा आ रहे हैं और कंपनी से पैसे कम जा रहे हैं, तो क्या करेगा, धीरे धीरे जो अपना केस है ना उसको इंक्रीज करेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, बहुत ही धीरे धीरे। अब कंपनी के पास में यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे पास जो एक्सेस केस आ गया इसका मैं क्या करूं। तो कंपनी के बहुत सारे वो होते हैं ऑप्शंस उनके पास, लाइक या तो एक ऑप्शन होता है कि चलो यार डिविडेंड है, अपने शेयर होल्डर ने अपने को पैसे दिए थे, चलो बेचारों को थोड़ा दे देते हैं। या फिर कंपनी क्या करती है कि यार चलो अपने पास पैसे हैं पर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगी तो हो सकता है कि और ज्यादा रिटर्न मिले, तो कंपनी वहीं पे इन्वेस्ट कर सकती है। और थर्डली कंपनी जो शेयर्स है ना उनको बायबैक कर लेगी, यानी कि पहले कंपनी के 100 शेयर फ्लोट हो रहे थे, अब मार्केट में उनको 90 कर देगी। तो अल्टीमेटली ये तीनों की तीनों चीजें है ना वो शेयर होल्डर की वैल्यू को ही इंक्रीज करवाने पर फोकस करती है। बट अगर कंपनी के पास में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है तो कंपनी को बायबैक या फिर डिविडेंड नहीं देना चाहिए, बल्कि कंपनी को नए नए बिजनेसेस को एक्वायर करना चाहिए या फिर नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनानी चाहिए। और इसके अलावा देखो यार, कंपनी अगर किसी से और अगर मान लो यार कंपनी के पास में कभी कभी केस का क्रंच आ जाता है ना तो उसके भी 3 तरीके हैं कंपनी को पैसे उठाने के। देखो पहला तरीका है या तो कंपनी डेट लेगी या फिर कंपनी अपने जो शेयर होल्डर है उन्हीं से वापस पैसा लेगी। इसके अलावा कंपनी या तो जो अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस है या फिर एसेट्स है उनको बेचकर भी कैश जनरेट कर सकती है। और थर्डली कंपनी की जो इनकम है वो अगर स्पेंडिंग से ज्यादा है तो वहां से भी कंपनी कैश जनरेट करती है। तो देखो यार, अगर आपको केस को सही से ट्रैक करना है तो आपको कंपनी की मिनिमम 5 साल की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, वही आपको बताएगी कि आखिरकार कंपनी के पास में केस कहां से आ रहा है। अगर आपको दिखे कि कंपनी की डेट्स करंटली बढ़ती जा रही है तो आप समझ सकते हो कि कंपनी के पास में केस कहां से आ रहा है। और अगर वहीं आप देख रहे हो कि कंपनी की रिटर्न अर्निंग बढ़ती जा रही है तो आपको समझ में आ जाएगा कि केस कहां से आ रहा है। तो आई होप अगर आप 5 से 7 साल का डेटा ट्रैक करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी का केस आखिरकार कहां से जनरेट हो रहा है। अब इसके अलावा जो सेकंड चीज है ना वो है इन्वेंट्री। देखो यार, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली कंपनी ढूंढनी है ना तो उसी कंपनी को ढूंढो जिसकी अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है और उसका नेट प्रॉफिट उससे भी ज्यादा तेज इंक्रीज हो रहा है तो उस कंपनी को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं अगर मान लो आप ऐसी कंपनी में फंस गए जहां पर इन्वेंट्री उसकी बहुत ही ज्यादा स्लो मूविंग हो गई, मतलब वो बिक ही नहीं रही है, तो अल्टीमेटली कंपनी कभी भी उसको केस में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगी। केस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी तो बस वो बैलेंस शीट में एक अलग ही मतलब वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। मान लो कि मेरे पास मान लो कोई फैशन वाली कंपनी है, ठीक है, कंपनी इन्वेंट्री बता रही 100 करोड़। अब आपको पता है कि अगर एक फैशन या फिर ट्रेंड चला गया तो उसकी वैल्यू 0 है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर ऑब्सोलेट हो गया प्रोडक्ट तो आप अल्टीमेटली उसकी कुछ कॉस्ट रख ही नहीं सकते और आप बोल रहे हो कि मैं केस में कन्वर्ट कर लूंगा, तो भाई कब करेगा, करना। इसके अलावा
आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेट रिसीवेबल। अब नेट रिसीवेबल क्या होते हैं कि कंपनी को जो भी पैसे आने वाले होते हैं उसमें से देखो कुछ तो गुंडे बदमाश होते हैं जो कि पैसे कंपनी के खाते ही खाते हैं। तो अल्टीमेटली जो कंपनी के रिसीवेबल से अगर उनमें से बेड डेट्स को हटा देते हैं तो कंपनी के नेट रिसीवेबल आते हैं। देखो यार, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली कंपनी है ना, उनके नेट रिसीवेबल से जितने कम होंगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखो यार, आपको पता है अगर पब्लिक के पास में पैसा फंसा है आपका तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके पैसे नहीं आएंगे। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पैसे आपके दोस्तों के पास में है तो कितने चांस है कि आपके पैसे वापस आएंगे? तो आपको पता है कि बहुत कम चांस है कि अगर मैंने 100 दोस्तों को उधार दिया तो उसमें से 95 या फिर 90 के आसपास ही देंगे वापस। तो उसी प्रकार होता है कंपनियों के साथ में भी। और देखो यार, जितनी भी कंपनी जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम कर रही है ना, वो अपनी जो सेल्स है ना उसको इंक्रीज करवाने के लिए कहीं ना कहीं डेटर्स को इंक्रीज करवा लेती, मतलब बोल देती है मालिक ले जाओ आप तो माल, आप उधार पे ले जाओ, जब आपके पास में पैसा है तब दे देना। तो ऐसे में क्या, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की बिजनेस हो जाता है। और आपको पता है कि जब आप बस सेल्स को ही इंक्रीज करवाने पे फोकस करते हो तो अल्टीमेटली वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रिस्की साइड ले जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे कि कोई भी बिजनेस बर्बाद कैसे होता है कि अगर उसको किसी से उधारी लेनी है और अगर वो उधारी टाइम पे नहीं देगा तो अल्टीमेटली बिजनेस बर्बाद है, क्योंकि कैश फ्लो नहीं आया कंपनी के पास में। तो आप ही समझ लो कि मतलब आपको लोगों से लेने हजारों करोड़ रुपए हैं और वो दे ही नहीं रहे, तो अल्टीमेटली केस नहीं आएगा तो आप बैंकरप्टी हुए एक तरीके से। तो देखो यार, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली कंपनी को देखोगे ना तो उसके जो रिसीवेबल्स है ना वो कम से कम रहते हैं। लाइक आप HUL है ना, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसको देखना, आप देखोगे तो बोलोगे भाई इसके डेटा से बिल्कुल इतने कम क्यों है? और उसी से आपको पता लगा कि कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे क्रिएट करती है। अब देखो यार, हमने करंट एसेट समझ लिया, तो एक करंट एसेट का रेशो होता है जिसमें करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया जाता है। और जनरली लोग कहते हैं कि अगर एक से ज्यादा वो रेशो है तो कंपनी बहुत ही अच्छी हालत में है। बट देखो यार, जो वॉरेन बफेट की कंपनी है लाइक मूडी, कोका कोला, विगली, इनका अगर आप रेशो देखोगे ना तो वो 0.64, 0.95, मतलब एक से बहुत कम है। अब अल्टीमेटली आप बोलोगे कि यार वॉरेन बफेट ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करते होंगे? तो देखो यार, ये कंपनी है ना, इनके अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर अगर आप केस कम भी रखोगे अपने पास में तो उतना अच्छा है। बट फिर भी मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि आप उस कंपनी के साथ में जाइए जिसका कम से कम एक का रेशो तो हो, क्योंकि अन्यथा नहीं तो जब बहुत वो खराब समय आ जाता है ना तब ऐसी कंपनियां बैंकरप्ट हो सकती है। पर देखो यार, आपको पता है कि कोका कोला वगैरह के पास में कितना ज्यादा अर्निंग आती है और वो डिविडेंड में कितना पैसा देती है। तो अगर मतलब कुछ इकोनॉमिक डाउनटाउन आ जाएंगे तो कंपनी क्या करेगी? खुद से को वो अपने डिविडेंड कट कर देगी और कंपनी अपने पास केस बहुत सारा रख लेगी। चलिए अब नॉन करंट एसेट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यार, नॉन करंट एसेट्स वही एसेट होती है जो कि ये करंट एसेट से इनको सपोर्ट करती है या फिर जिनसे जो केस है ना वो एक साल या फिर उससे ज्यादा समय के बाद में ही जनरेट होता है। लाइक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपने देखा होगा कि कंपनी के PPE होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो वॉरेन बफेट तो मानते हैं कि अगर नहीं होंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर कंपनी के पास में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है तो बार बार कंपनी को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं रहेगी और बहुत ही ज्यादा असेट लाइट बिजनेस हो जाएगा। अब देखो यार, वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट में कंपनी है विगली। अब विगली को पता है कि उसको च्युइंगम ही बनानी है, तो अगर वो एक बार ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेटअप कर लेगी तो उससे काम चल जाएगा। वहीं अगर बात करें हम लाइक टाटा मोटर्स की, तो उसको हर बार एक अलग गाड़ी का अलग मॉडल वो प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो उसके लिए उसको अलग ही प्लांट एंड मशीनरी लगेगी, फिर उसका सेटअप लगेगा। तो मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे कि जिस कंपनी में ज्यादा PPE है ना वो उस कहीं ना कहीं उसके लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। क्योंकि मान लो कि चलो अभी EV का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, मान लो आगे जाके हाइड्रोजन को ही ज्यादा पॉपुलर किया गया तो उस समय क्या होगा? उस समय कंपनियों को हाइड्रोजन के जितने भी प्लांट एंड मशीनरी वो लेना पड़ेंगे और फिर कंपटीशन में रह पाएगी। वरना आपको पता है कि अगर कंपटीशन में नहीं रही तो कंपनी बैंकरप्ट हो गई होगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है गुडविल। देखो यार, जब भी कोई कंपनी किसी कंपनी को अगर एक्वायर करती है तो अगर उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा पर एक्वायर करती है, लाइक मान लो एक कंपनी है, उसकी अगर असेट माइनस लाइबिलिटी से जो बुक वैल्यू निकलती है वो है 100 रुपए, पर कंपनी ने दी है 110 रुपए, तो जो 10 रुपए ज्यादा दिए है ना ये कहीं ना कहीं गुडविल का पार्ट बन जाएगा। मतलब कंपनी ये बताना चाहती है कि हमने जो बिजनेस लिया है ना उसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल है जो कि आगे जाके हमको मतलब कि कहीं ना कहीं केस में कन्वर्ट करवा देगा। इसके अलावा कंपनी की कोई जैसे कि ब्रांड वैल्यू है या फिर कंपनी किसी दूसरे से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो भी गुडविल के अंदर ही आता है। इसके अलावा कंपनी की इंटेंजिबल एसेट्स भी होती है, लाइक पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क वगैरह है, तो आदि चीजें भी है ना तो वो भी इंटेंजिबल एसेट्स में आती है। अब देखो यार, जो कोका कोला है ना उसका ब्रांड ही है ना, उसकी ब्रांड वैल्यू की ही कीमत है 100 बिलियन से ज्यादा। बट पता है आपको जो कोका कोला है ना कभी भी उसको बैलेंस शीट में दिखाई नहीं सकती, क्योंकि कोका कोला ने वो खुद ब्रांड अपने आप डेवलप किया है। वहीं अगर मान लो वो किसी कंपनी को एक्वायर करती है, लाइक कोका कोला मान लो एक बार के लिए पेप्सी को एक्वायर करती है, तो अगर पेप्सी को एक्वायर करती है ना तो जो ब्रांड है ना पेप्सी की जितनी वैल्यू देगा वो कहीं ना कहीं इंटेंजिबल एसेट में दिखेगा। बट जब खुद कंपनी कोई ब्रांड डेवलप कर लेती है अपने आप तो वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। लाइक एप्पल की ब्रांड वैल्यू है वो पूरी बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं दिखेगी,
बट अल्टीमेटली आपको पता है कि एप्पल की ब्रांड वैल्यू कितनी है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि इंटेंजिबल एसेट को जब आप एनालिसिस करो ना, तो ध्यान से देखो कि कहीं कंपनी ने जो खुद का ब्रांड वैल्यू बनाया है वो कहीं से खरीदा तो नहीं है। अगर नहीं खरीदा है तो बुक्स में दिखेगा नहीं, और अगर बुक्स में नहीं दिख रहा है तो अल्टीमेटली वो हिडन एसेट है, और वो हिडन एसेट बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। और उसको देखने के लिए आपको मतलब कि वो बिल्कुल वो शेरलॉक होम्स जैसा माइंड चाहिए होगा। क्योंकि लाइक अगर बात करें हम जोमेटो की, तो जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया है, तो ब्लिंकिट मतलब कि उसने एक ब्रांड वैल्यू ज्यादा दिया होगा उसकी प्राइस से, तभी जाके एक्वायर हुआ है। वहीं जो जोमेटो खुद बना है ब्रांड, उसकी कहीं पे भी वैल्यू नहीं दर्शाई गई है, और उसको दर्शा ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो कंपनी ने इन हाउस डेवलप किया है। तो अगर यहाँ पर मैं आपको समराइज करूं, तो कंपनी के उस ब्रांड वैल्यू पर फोकस करो जो कि बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, ना कि उस पर जो कि कंपनी ने किसी और से खरीदा है। इसके अलावा नॉन करंट एसेट में एक और चीज होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो यार, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, या फिर कोई लैंड या फिर प्रॉपर्टी खरीदती है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आता है। देखो यार, यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो है कि ये सारी की सारी चीजें जब कंपनी ने खरीदी थी ना, उसी पर चलती है, यानी कि बुक वैल्यू पर। मान लो आपने आज से 100 साल ज्यादा हो गया, 10 साल पहले कोई एसेट खरीदी है कि वो आपने मान लो कि 2000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदी, और आज उसी एरिया में मान लो 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन हो गई, तो भी वो कंपनी है ना, वो बुक्स में उस वैल्यू, उस असेट की वैल्यू वो 2000 स्क्वायर फीट में ही दिखाएगी। तो आपको जो हिडन असेट्स है ना, इनको ढूंढना है। और इसके अलावा मतलब कंपनी ने मान लो किसी सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया था, अब मान लो वो सब्सिडरी भी लिस्टेड है और उसके शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसको अगर आपको देखना है तो आप जो गोदरेज कंपनी है ना, जो गोदरेज की मेन कंपनी, उसको देखिएगा। उसकी जो है ना वैल्यूएशन हमेशा कम चलती है, जितना उसने मतलब दूसरी कंपनी को, उसकी जो गोदरेज के अलग अलग ब्रांड्स है उनमें उसका इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो। इसके अलावा बजाज के साथ में भी सेम ही है शायद, तो आपको इनको चेक करना पड़ेगा। आपकी बजाज की जो मेन कंपनी है ना, उसको चेक करिएगा, आपको पता चलेगा कि उसका बजाज इलेक्ट्रॉनिक में, बजाज फाइनेंस आदि में बहुत जगह पे इन्वेस्टमेंट है, और वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कंपनी के लिए ज्यादा मतलब वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो इस प्रकार आपको जो हिडन एसेट्स है ना, उनको ढूंढने की कोशिश करनी होगी। और ये देखो, जब आप अच्छे से बैलेंस शीट को एनालिसिस करोगे ना, तभी जाके पता चलेगा। और मैंने बैलेंस शीट के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसे अब आप चेक कर सकते हो। अब देखो यार, अल्टीमेटली हमने जो जितनी भी कंपनी की टोटल एसेट्स है ना, उसके बारे में बात कर ली। अगर हम टोटल एसेट पे अगर रिटर्न की बात करें, तो अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो जो भी नेट अर्निंग आती है कंपनी की, अगर उसको टोटल एसेट से डिवाइड कर जाता है ना, तो निकल के आता है। तो ये दिखाता है कि आखिरकार कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है। देखो यार, जितनी ज्यादा कंपनी एसेट लाइट होगी ना, उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। वहीं जो कंपनी ज्यादा ही एसेट हेवी होगी ना, तो उसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम होगी। पर देखो यार, जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बैरियर भी खड़ा कर देते हैं। लाइक अगर मान लो टाटा मोटर्स ने एक 100 करोड़ का प्लांट लगा लिया, तो मतलब कि अल्टीमेटली 90% कंपनियां तो है ना, वो मार्केट से यूं ही बाहर हो गई, क्योंकि आपको पता है कि 100 करोड़ मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वहीं मान लो कोई कंपनी 1000 करोड़ 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देती है, तो वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकती है। बट मेरे हिसाब से फोकस आपको असेट लाइट बिजनेस पे ज्यादा करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं जो असेट लाइट बिजनेस है, उनके साथ में वल्नरेबिलिटी भी आती है कि अगर मान लो कोई कंपनी है जैसे कि टेक कंपनी, वो अपना मतलब कि पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 50 करोड़ में बना लेती है, और वहीं से टेक सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है, तो अल्टीमेटली आपको पता है कि वो कितना वल्नरेबल है। क्योंकि कोई भी 50 करोड़ मतलब कोई भी उठा के लाएगा और बोलेगा कि ये भाई 50 करोड़ ले और तू भी इसके ही जैसा डेवलप कर ले। तो आई होप मतलब आप जो मेरा डीप पॉइंट है ना, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। लाइक देखो, वॉरेन बफेट के पास में एक कंपनी है कोका कोला, जिसकी जो असेट्स है ना, वो 43 बिलियन डॉलर के आसपास थी जब ये किताब लिखी थी। और वहीं एक मूडी कंपनी जिसकी 1.3 बिलियन के आसपास है। तो आप समझ रहे होंगे कि 1.3 बिलियन रेस करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। खैर, अगर मूडी को कंपटीशन में आना है तो उसके लिए आपको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस वगैरह लगेंगे, तो कहीं ना कहीं एंट्री बैरियर वहां पे भी है। और अब 43 बिलियन डॉलर तो किसी के पास में है ही नहीं कि वो कोका कोला जैसा ब्रांड खड़ा कर ले। तो देखो यार, हमने जो टोटल एसेट वाला पार्ट है वो अच्छे से देख लिया है। चलिए अब हम जो लाइबिलिटी वाला पार्ट है ना, उसको देखते हैं। उसमें सबसे पहले करंट लाइबिलिटी पे फोकस करते हैं। देखो, करंट लाइबिलिटी वही लाइबिलिटी होती है जो कि 12 महीने के अंदर अंदर हमको पे करनी होती है। देखो यार, अगर हमको किसी कंपनी की करंट लाइबिलिटी और उसके साथ में अगर हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखा देती है कि कंपनी के पास में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं है। देखो यार, जो शॉर्ट टर्म डेट्स है ना, वो अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज्यादा है ना, तो उसके लिए मतलब पंगा खड़ा कर देगी। लाइक आपने एसवीबी बैंक के साथ में देखा होगा, 2008 का क्रेज देखा होगा। मतलब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, इनकी शॉर्ट टर्म डेट है ना, वो हमेशा कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हुई तो अल्टीमेटली उनका केस जो है ना, सारा का सारा चला जाएगा। फिर अगर वो फाइनेंशियल कंपनी है तो इन्वेस्ट कहां करेगी उस केस को। मतलब आई होप आप जो बिगर पर्सपेक्टिव है ना, वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अब इसके बाद में लॉन्ग टर्म डेट आती है। देखो यार, लॉन्ग टर्म डेट तब तक प्रॉब्लम नहीं देती है जब तक उनपे बस इंटरेस्ट पे करना होता है। जैसे वो ड्यू होती है ना, तब पता चलता है कि आखिरकार कंपनी को इतने पैसे देने होते हैं। तो देखो यार, आप उन्हीं कंपनियों पर फोकस करो जिनकी लॉन्ग टर्म डेट एज वेल एज शॉर्ट टर्म डेट कम से कम हो। क्योंकि अगर मान लो 10 साल बाद किसी कंपनी को मान लो 1000 करोड़ पे करना है, ठीक है, अभी ठीक ठीक चल रहा है, मान लो 10वां साल आज ही है, तो
हाँ, अब आप मतलब आई होप आप गेस कर सकते हो क्या होगा। बट अल्टीमेटली बहुत सारी जगह पे तो कंपनियां क्या करती है पता है, जो डेट है ना उसको चुकाने के लिए नई डेट ले लेगी और पुरानी डेट को चुका देगी, और वही मतलब वो इसकी टोपी उसके साथ करती रहेगी। इसके अलावा दो अलग लाइबिलिटीज भी है, लाइक एक डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपने सुना होगा। तो देखो यार, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ये है कि अभी तो हमको टैक्स में छूट मिल गई है, बट अल्टीमेटली बाद में हमको टैक्स चुकाना पड़ेगा। देखो यार, इनकम टैक्स लॉ और अकाउंटिंग लॉस अलग अलग चलते हैं। अकाउंटिंग में अगर आपको प्रॉफिट 100 रुपए का हुआ तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स में 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लाइक आपने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो उसमें आपने 100% पैसे बचा लिए, या फिर कोई असेट ऐसी खरीद ली जो कि मतलब कि एसी जेट में आती है, तो उस पर कंपनी मतलब कभी कभी इनकम टैक्स आपको 100% छूट दे देता है। तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली आपका पहले साल प्रॉफिट गिर जाएगा। बट देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट तो धीरे धीरे चल रहा है कि पहले आपको ज्यादा दिखाएगा, तो आप बताओगे कि यार मेरे को तो यहाँ पे मेरे को मतलब ज्यादा चुकाने, वही इनकम टैक्स वाला प्रॉफिट बोल रहा है कि यार मेरे को कम चुकाने। तो अल्टीमेटली जो गैप जो हो जाती है ना क्रिएट, वही डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रूप में आती है। और कभी कभी यही गैप अगर ऐसा हो जाता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट तो कम बता रहा है, वही हमने इनकम टैक्स में ज्यादा पे कर दिया अभी, तो वो अल्टीमेटली डिफर्ड टैक्स असेट बन जाती है। तो ये अल्टीमेटली वही है कि या तो आपको बाद में चुकाना पड़ेगा या फिर इसका बाद में बेनिफिट मिलेगा। अगर डिफर्ड टैक्स असेट है तो उसका बाद में बेनिफिट मिलेगा, वही डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो आपको कहीं ना कहीं बाद में चुकानी होगी। इसके अलावा जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होते हैं, लाइक अगर आप किसी भी कंपनी को एक्वायर करती है कंपनी, और मान लो देखो यार 100% तो एक्वायर नहीं करती कभी कभी, तो क्या करती है कंपनी 90% एक्वायर कर लेती, तो जो बाकी का 10% है ना उसको कहीं ना कहीं कंपनी के जो बेनिफिट, वो जो सब्सिडरी कंपनी है उसके बेनिफिट कहीं ना कहीं उनको ट्रांसफर होते हैं। लाइक मान लो एग्जांपल से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एप्पल है, एप्पल ने मान लो सैमसंग को खरीद लिया। अब सैमसंग का मान लो उसने 90% हिस्सा खरीद लिया। अब देखो अगर सैमसंग को जितना प्रॉफिट होगा वो 90% तो एप्पल के पास में आएगा, बट जो बाकी का बचा 10% है, वो 10% तो जो जो दूसरे शेयर होल्डर बच गए जिन्होंने अपना हिस्सा नहीं बेचा, उनके पास में अल्टीमेटली जाएगा ना। तो बस यही होते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब इसके बाद में आती है शेयर होल्डर इक्विटी। देखो यार, जो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली कंपनी होती है ना उसमें प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स नहीं होते। देखो यार, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर नाम से क्लियर है कि उनके पास में प्रेफरेंशियल राइट है। मतलब जैसे ही नेट प्रॉफिट आएंगे ना तो कुत्ते की तरह आ जाएंगे हा 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 करते हुए कि भाई पहले हमको प्रॉफिट में हिस्सा दे, बाद में अगर पैसा नहीं बचा तो तुम्हारी जिम्मेदारी। तो अगर ऐसे कंपनी के पास में प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर बहुत ज्यादा है तो अल्टीमेटली जो मेन शेयर होल्डर है उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर आप इक्विटी को देख रहे हो तो उसमें देखो कि रिटर्न अर्निंग कंपनी की इंक्रीज हो रही है क्या हर समय। अगर इंक्रीज होगी तो मतलब कंपनी के पास में जो पैसे आ रहे हैं ना वो खुद के अंदर लगाती जा रही है। तो ऐसी कंपनी को क्या है कि डेट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वरना देखो मतलब इंडिया में तो पता नहीं क्या होता है कि कंपनियां जिनकी मतलब कि थोड़ी बैलेंस शीट खराब ही चल रही है ना, वो भी मतलब कि डिविडेंड बांट रही है और अनसन डिविडेंड बांट रही है। आप वेदांता ग्रुप का एग्जांपल ले सकते हो। इसके अलावा मतलब मैंने बहुत सारी जो स्टार्टअप वाली कंपनी देखी, जो छोटी कंपनियां हैं वो भी डिविडेंड देकर अट्रैक्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं शेयर होल्डर आए और इन्वेस्ट करे, और पता है उधार लेके डिविडेंड बांट रही है। मतलब हद है यार। तो देखो यार, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर वो डिविडेंड दे रही है तो देखो कि कंपनी की साइज क्या है और कंपनी किस इंडस्ट्री में बिलीव करती है। अगर मान लो कंपनी वो ढलते सूरज में है कि कंपनी यहाँ से बस जितना ज्यादा प्रॉफिट हो सके उतना समेट ले और अपने शेयर होल्डर को दे दे तो ठीक है। और मान लो कंपनी कोई ग्रोथ स्टेज में, लाइक टेक कंपनी जिसको टेक्नोलॉजी अपडेट करनी पड़ती है, या फिर मान लो अभी ये लॉजिस्टिक सेक्टर वगैरह चल रहे हैं, तो अगर ऐसे में है तो अगर वो डिविडेंड बांट रही है तो मतलब क्यों चुतिया पे कर रही है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अगर हम बात करें डेट और इक्विटी को कंबाइन करते हैं तो एक डेट और इक्विटी रेशो आता है। तो देखो यार, अगर आप टोटल डेट को इक्विटी से डिवाइड करते हो तो डेट टू इक्विटी रेशो आता है। तो कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशो 80% से नीचे है, मतलब कि कंपनी के पास में अगर 80 रुपए की डेट है और 100 रुपए की इक्विटी है, तो 80 के आसपास का 0.80 के आसपास का जो रेशो आता है ना वो सही रहता है। अगर इससे ज्यादा डेट होती है तो कंपनी के पास में अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके अलावा एक और नेक्स्ट रेशो आता है जो कि वॉरेन बफेट का मतलब अल्टीमेटली फेवरेट रेशो है, वो है ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो देखा रिटर्न ऑन इक्विटी को निकालने के लिए नेट अर्निंग जो होती है ना उसको अगर हम डिवाइड करते हैं इक्विटी शेयर से तो निकल के आता है। तो देखा जो भी कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली है ना उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना वो 30% के आसपास होगा। मतलब अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर से 100 रुपए ले रही है तो वो कैसे भी उस पर 30 रुपए के आसपास का प्रॉफिट कमा लेगी। अगर वो उससे कम कमा रही है तो मतलब कि वही वो मतलब क्या बोलते हैं कि वो रेड सी में खेल रही है। जो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में बताया जाता है ना कि एक तरफ रेड सी होता है एक तरफ ब्लू सी होता है, तो आपको ब्लू सी वाली कंपनियों को ढूंढना है, मतलब कि जो अकेली जा रही है वही, और वो जो रेड सी होता है उसमें मतलब कि बिल्कुल खूना खूनी हो रही है। तो ऐसे में मतलब वो प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं कटपीट होंगे। लाइक अगर बात करें हम ये जो कमोडिटी मार्केट है, लाइक टीवी वाला, अप्लायंस, फ्रिज, इनमें जो मार्जिन है बहुत ही थीन रह गए, क्योंकि आपको पता है कि सबके घर में हो गए। अब कौन अपग्रेड करना चाहता होगा यार। तो ऐसे में क्या है कि कंपनी बस वो करती है कि
अरे लुभा दी कस्टमर को कि तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो। सो गाइस मैंने मेरे हिसाब से जो बैलेंस शीट है ना उसको सारे का सारा कैसे एनालिसिस करना है, वो भी वॉरेन बफेट की तरह कैसे इंटरप्रेटेड करना है, वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। और देखो यार ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो गया है, तो अगर आप आखिरी तक हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। अन्यथा नेक्स्ट वीडियो वही आएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे आप वॉरेन बफेट की तरह इंटरप्रेटेड कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।